बंगाल में बीजेपी की सरकार ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। एक तरफ तो सीएम शिवेंदु बंगाल में घुसपैठियों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं के काले कारनामे बाहर आ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी पर जो कार्रवाई हो रही है उससे टीएमसी में खलबली मच गई है। तो वहीं महुआ मोइत्रा से लेकर सैनी घोष जैसे टीएमसी के सांसद भी परेशान नजर आ रही है। वहीं टीएमसी के नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों से मदद मांगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी को एक बार फिर से इंडी गठबंधन की याद आई है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्यों के जून के पहले सप्ताह में एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने के लिए मिलने की संभावना है। विपक्षी खेमा एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव को संबोधित करते हुए कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अंत तक हार नहीं मानेंगे। वह इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या डीएमके इंडी गठबंधन का साथ देगा, क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़कर विजय की टीवीके के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके बाद एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वो कांग्रेस पर अब कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे में ममता बनर्जी के विपक्ष को एकजुट करने के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। इन सेंटर में संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा, जहां उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, जो उन्हें वापस बांग्लादेश भेजेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में रहने वाले अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। देश को नक्सल मुक्त करने के बाद केंद्र सरकार ने घुसपैठिया मुक्त भारत के एजेंडे पर नजरें टिका दी है। बांग्लादेशी घुसपैठ से प्रभावित असम, बंगाल और त्रिपुरा में सख्त कार्रवाई की जिम्मेदारी बीएसएफ को देने के संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सीएम शिवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बारबंदी और जिले में शेल्टर होम बनाने के आदेश भी दिए हैं। 22 मई को खुद अमित शाह ने बीएसएफ से आग्रह किया है कि वो घुसपैठियों की पहचान करें और वापस भेजने के अभियान में शिद्दत से काम करें। ऐसे में साफ है कि जो लोग वोट बैंक की वजह से घुसपैठियों पर मेहरबान थे, उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं आप दर्शक गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवेंदु अधिकारी के घुसपैठिए आउट मिशन से खुश हैं, तो कमेंट में यस और गुड वर्क बीजेपी जरूर लिखे, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों को देश से बाहर करने के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं और कैसे अभिषेक बनर्जी मुश्किल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर से मॉनिटर समेत कई चीजें जब्त की है और उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। अभिषेक बनर्जी का घर 188A हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित है। सोमवार को कोलकाता पुलिस की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची और मॉनिटर समेत कई सामान अपने साथ लेकर चली गई। इस मामले में बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस दिए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। दरअसल अभिषेक बनर्जी को इस मामले में 7 दिनों का नोटिस दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 7 दिनों के समय सीमा की यह अवधि सोमवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने अभिषेक बनर्जी के घर पर छापा मारा। वहीं शांति निकेतन के अलावा अभिषेक बनर्जी के माता पिता से जुड़ी संपत्तियों और उनकी कंपनी लिप्स एंड बाउंस को भी नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की विदाई और शिवेंदु सरकार के आने के बाद माहौल बदलने लगा है। जो कारोबारी पहले तोलबाजी में पैसे देने के लिए मजबूर थे, अब न सिर्फ मुखर होने लगे हैं बल्कि विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोलकाता के सॉल्ट लेक के सीए मार्केट से आया। छोटे कारोबारियों ने स्थानीय पार्षद के नाम पर रंगदारी वसूलने वालों की शिकायत पुलिस से की। वही पूछताछ के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कारोबारियों ने पुलिस की मौजूदगी में उसे पीट दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रंगदारी मांगने वाले आरोपी का नाम चंदन भट्टाचार्य है। वो सीए मार्केट में लोकल कारोबारियों से चंदे के नाम पर पैसे वसूलता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद रंगदारी मांगने वालों की बंगाल में खैर नहीं है और लोग उनसे अच्छे से खबर ले रहे हैं। वहीं सीएम शिवेंदु अधिकारी ने बताया था कि अब राज्य की पुलिस अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के बाद लंबी और थकाऊ कानूनी प्रक्रिया में नहीं उलझेगी। राज्य पुलिस इन पकड़े गए घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंप देगी। इसके बाद बीएसएफ सीधे उन्हें बांग्लादेश भेज देगी।
लेकिन सीएम शुवेंदु के इस फैसले से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तिलमिला गई है। इस खबर के आने के बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने हर जिले में डिटेंशन कैंप बनाने के आदेश दिए हैं। ये फैसला तब आया है जब 27 लाख वैध मतदाता अपने मामले पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें सरकारी सुविधाओं से भी वंचित किए जाने का खतरा है। बंगाल आपने इसी के लिए वोट दिया था। वहीं कोलकाता के ईएम बाईपास पर तृणमूल भवन खाली कराने का नोटिस भी जारी किया गया है। टीएमसी से महीने भर के भीतर दूसरी जगह अपने दफ्तर को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। अभिषेक बनर्जी जो कल तक बीजेपी के नेताओं को धमकी दे रहे थे, वो अब कार्यवाही देख रहम की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अब फाल्ता फतह के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को सबसे बड़ा शॉक दिया है। फाल्ता सीट के नतीजे ने सत्ता गंवा चुकी ममता बनर्जी की टीएमसी की चुनौतियां बढ़ा दी है। इसकी पहली आंच अभिषेक बनर्जी पर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के सरेंडर के बाद टीएमसी इस सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाई, तो वहीं दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को नोटा चैलेंज दिया है। बंगाल में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी फाल्ता विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इस सीट पर टीएमसी की जमानत जब्त हो गई है। टीएमसी के बाहुबली कैंडिडेट जो अपने आप को पुष्पा कह रहा था, उसके दावों की हवा निकल गई। चुनाव से पहले ही वो मैदान छोड़कर भाग निकले। जहांगीर खान सीपीआईएम और कांग्रेस से पीछे चौथे नंबर पर रहे। ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब राज्य में लोकसभा सदस्य काकुली घोष दस्तीकर की नाराजगी टीएमसी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि टीएमसी के कमजोर पड़ने पर पार्टी टूट भी सकती है। वहीं कार्यवाही देख अभिषेक बनर्जी की भी चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, बीजेपी की सरकार बनने के बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी के भ्रष्टाचार की फाइलें खोल दी है। वहीं अब फाल्ता के रिजल्ट से उत्साहित सीएम शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के डायमंड हार्बर मॉडल पर प्रहार किया है। सीएम शुवेंदु ने कहा कि आने वाले दिनों में टीएमसी नेताओं को जीतना तो दूर, वोटों के लिए नोटा से मुकाबला करना पड़ेगा। वहीं टीएमसी से बीजेपी में नए तापस राय ने तो बाकायदा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी की हार का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, मगर फाल्ता कैंडिडेट के सरेंडर और फिर बीजेपी की बड़ी जीत ने टीएमसी के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। फाल्ता अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और 2024 के संसदीय चुनावों में इसने उन्हें 1.68 लाख वोटों की बढ़त दिलाई थी। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी के लिए फिर से जीत पाना मुश्किल हो गया है। कहा यह जाता है कि जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है और डायमंड हार्बर सीट पर वो अभिषेक बनर्जी के पक्ष में लोगों को डरा धमकाकर मतदान करवाता था, लेकिन अब खुद जहांगीर खान फरार है। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी के फाल्ता से वोट हासिल कर पाना मुश्किल हो गया है। वहीं इस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने के कारण लगभग 20% वोट हासिल करने तक माकपा का उदय एक अलग ही कहानी बयां करता प्रतीत होता है। जिस तरह से सीपीआईएम और कांग्रेस को टीएमसी से ज्यादा वोट मिले, उससे मनोवैज्ञानिक तौर पर टीएमसी को झटका लगा है। सीपीएम और कांग्रेस के टीएमसी से आगे रहने के साथ इस नतीजे में पश्चिम बंगाल की विपक्षी राजनीति में उथल-पुथल मचने की संभावना बन सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी के वोटर्स अब समझ गए हैं कि टीएमसी के लिए अब जीत पाना मुश्किल है, इसलिए अब वो माकपा और कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं अब करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए हैं। वहीं कोलकाता में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहे ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन के बीच अभिषेक बनर्जी के सुर अब नर्म पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता नगर निगम द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन और घर के अवैध हिस्से को ढहाने के संबंध में दिए गए नोटिस पर अब अभिषेक बनर्जी ने समय की मांग की है। जानकारी की माने तो कोलकाता नगर निगम द्वारा की गई समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही थी। इससे ठीक पहले रविवार को अभिषेक बनर्जी के वकील की ओर से नगर निगम को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं और जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा गया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। काबा और मदीना पर गाना गाकर सयोनी घोष तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदुत्व का अपमान कर रही थी। वहीं अब टीएमसी की हार के बाद बंगाल और देश भर के लोग सयोनी घोष से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सयोनी घोष ने शिवलिंग को लेकर अपमानजनक पोस्ट की थी। सयोनी घोष पर भगवान शिव के अपमान के आरोप लग रहे हैं। सयोनी घोष की ओर से शिवलिंग को लेकर जो कार्टून उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पोस्ट किए गए थे, उसको लेकर वो मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। बंगाल और देश भर के लोग सयोनी घोष के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि सयोनी घोष के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दर्शकों, बंगाल में चुनाव के नतीजों से पहले चुनावी सभा में सयोनी घोष बीजेपी को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही थे।
बीजेपी नेताओं को वो चैलेंज दे रही थी कि ममता बनर्जी को बीजेपी हरा ही नहीं सकती है। लेकिन अब सयोनी घोष की मुश्किलें बढ़ गई है। जिस तरह से बंगाल में टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, बीजेपी सरकार बनने के बाद टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी के नेताओं ने जो ममता बनर्जी के कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार किए थे, उन पर हिंसा के आरोप लगे थे, उसकी फाइलें अब फिर से खुल गई है। ये सब देखकर अब सयोनी घोष ने भी यू टर्न ले लिया है। वो अब बैकफुट पर नजर आ रही है और उनके तेवर भी अब नरम पड़ गए हैं। अब टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने शिवलिंग पर की गई विवादित पोस्ट को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर से ये विवाद कुछ हलकों में उठने के बाद सयोनी घोष की चिंता बढ़ गई है कि शिवलिंग पर की गई विवादित पोस्ट को लेकर कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई न हो जाए और कहीं वो इस मामले को लेकर गिरफ्तार न हो जाए। इसलिए उन्होंने अब इसको लेकर सफाई दी है। सयोनी घोष ने इस पुराने मामले के फिर से उठाए जाने पर कहा है कि शिवलिंग पर की गई विवादित कार्टून मैंने पोस्ट नहीं किया था। उस समय 2015 में मैं सिर्फ 22 साल की एक लड़की थी। मैंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। इसके साथ ही सयोनी घोष ने यह भी कहा है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। दर्शकों, अब तो सयोनी घोष ये कह रही हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो भगवान श्री राम और जय श्री राम के नारे को लेकर कह रही थी कि टीएमसी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो राम के नाम पर राजनीति करे। लेकिन अब उनके तेवर बदल गए हैं। सयोनी घोष ने कहा कि इसके लिए आईटी सेल एक्टिव है। वो चाहते हैं कि सभी डर कर और दबाव में रहे, मुद्दे न उठाएं। आपको बता दें कि सयोनी घोष को लेकर काफी विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि सयोनी घोष को अपना कमेंट सेक्शन तक बंद करना पड़ा। वहीं अब सयोनी घोष कह रही हैं कि मैं खुद एक हिंदू हूं। मैंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। दर्शकों, लगातार मिल रही हार से राहुल गांधी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी सपने देख रहे हैं कि अगले साल मोदी सरकार गिर जाएगी। वहीं इसके लिए राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाते रहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं और उन्होंने भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण फैसले अमेरिका को आउटसोर्स कर दिए हैं, जिससे भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और संप्रभुता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने ट्रंप को यह निर्णय लेने दिया और घोषणा करने दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार आलोचना के बावजूद ट्रंप को सराहना वाले संदेश भेजते रहते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर भी राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप सही कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड है। लेकिन अब अमेरिका से आई खबर से राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी जो पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगाते हैं, उन्हें ट्रंप ने बता दिया है कि पीएम मोदी झुकते नहीं हैं, बल्कि पीएम मोदी के फैन डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। दर्शकों, पीएम मोदी का डंका दुनिया भर में बज रहा है। हाल ही में ओस्लो में आयोजित एक विशेष समारोह में राजा हेरल्ड पंचम ने पीएम नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के अंतर्गत ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। ये भारतीय प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त होने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऐसे में साफ है कि दुनिया के तमाम बड़े देश के नेता पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हैं, उनका सर्वोच्च सम्मान से स्वागत करते हैं। मगर राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए गद्दार और डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद असलियत बता दी है। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लाइव जुड़े। उन्होंने राजदूत सर्जियो गौर को फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और वो काफी महान दोस्त हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। भारत मंडपम के कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर के साथ अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राजदूत सर्जियो गौर मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप ने गौर को फोन किया और कहा कि मैं सभी को नमस्कार करता हूं और पीएम मोदी को मैं पसंद करता हूं। वो महान हैं, मेरे खास दोस्त हैं। मैं आप सबको एक अच्छी शाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, अमेरिका और भारत कभी इतने करीब नहीं रहे। भारत राष्ट्रपति ट्रंप और उनके देश पर पूरा भरोसा कर सकता है। जब ट्रंप ये बात कह रहे थे तो अमेरिकी राजदूत ने अपना फोन माइक्रोफोन के पास रखा ताकि सभी सुन सकें। ट्रंप ने लाइव बातचीत के दौरान कहा कि मुझे भारत से प्यार है। तो देखा आपने कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया है।
ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसे में साफ है कि अगर पीएम मोदी ट्रंप के आगे झुके होते तो ट्रंप ऐसा नहीं कहते कि वो पीएम मोदी के फैन हैं। ऐसे में जो राहुल गांधी पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगाते हैं, उन्हें ट्रंप ने करारा जवाब दे दिया है। वहीं ट्रंप ने राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा भी छीन लिया है। ट्रंप के बयान में हाँ मिलाने वाले राहुल गांधी क्या आप मानेंगे कि पीएम मोदी महान नेता है, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं? वहीं कांग्रेस ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने अगले 5 सालों में $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी सवाल किया कि मोदी सरकार ने जन विरोधी और खतरनाक उस भारत अमेरिका व्यापार समझौते को निरस्त करने का साहस क्यों नहीं दिखाया। तो देखा आपने कैसे हर वक्त कांग्रेस विरोध की राजनीति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें